दोस्तों, एक प्रश्न जो हमारे छोटे भाई द्वारा हमसे पूछा गया कि पुलिस यदि एफआईआर लिखने के बाद उसमें एफआर लगा देती है तो हम उस एफआर के खिलाफ क्या कुछ कर सकते हैं और उस एफआर की सूचना हमें कैसे मिलेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने उस केस में एफआर लगा दिया है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हम करेंगे वो किस प्रकार से होगी। क्या उस केस में पुनः विवेचना हो सकती है, यानी कि री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हमें कहां और किस प्रकार की कार्रवाई करनी होगी। आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको समझाने का बताने का प्रयास करेंगे कि आपको उसके लिए क्या करना होगा और किस प्रकार से करना होगा। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लें कि एफआर क्या होती है। एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट। किसी भी केस में जब पुलिस विवेचना करने के पश्चात ये पाती है कि जो भी घटना इसमें दर्शाई गई है वो घटना कारित नहीं हुई है, या कभी कभी पुलिस को ये लगता है कि ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो ऐसी दशा में पुलिस द्वारा एक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है और इस आधार पर दाखिल की जाती है कि अमुक घटना के लिए जो एफआईआर लॉन्च कराई गई थी, लिखाई गई थी, वो घटना कारित। कभी कभी तो एफआईआर के साथ साथ पुलिस द्वारा प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक केस भी फाइल किया जाता है। तो ये तो बात हो गई एफआईआर की कि एफआईआर जो है वो क्या होता है और क्यों पुलिस लगाती है। अब बात करते हैं कि एफआईआर की सूचना हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि पुलिस द्वारा एफआईआर न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है तो क्या उसकी सूचना हमें मिलेगी? तो आपको वो सूचना जरूर मिलेगी। जब पुलिस द्वारा एफआईआर न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा एक नोटिस प्रोसिक्यूशन को यानी एफआईआर कर्ता को भेजा जाता है। तो एफआईआर कर्ता उस नोटिस के आधार पर संबंधित न्यायालय में उपस्थित होता है और उपस्थित होने के पश्चात उस एफआईआर को या तो प्रोटेस्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट कैसे करता है। अगर एफआईआर कर्ता को ये लगता है कि जो एफआईआर लगी है वो गलत है तो हम उसे प्रोटेस्ट कैसे करेंगे। अब उसमें भी देख लीजिए दो कंडीशंस है। एक तो ये कि एफआईआर कर्ता ये कहता है कि जो विवेचना हुई है वो गलत हुई है, हमारे पास इसका एविडेंस है कि जो विवेचना पुलिस द्वारा की गई है वो गलत है, जो भी कुछ पुलिस द्वारा दर्शाया गया है वो सब गलत है, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई विवेचना नहीं की है और अभियुक्त के प्रभाव दबाव में आकर के एफआईआर लगा दिया है। अगर वो इस बात को साबित कर लेता है तो उससे ये भी साबित करना होगा कि अगर पुलिस पुनः विवेचना करे और सही से विवेचना करे तो ये जो अपराध है ये साबित हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? कहने का तात्पर्य है कि एफआईआर कर्ता जब न्यायालय पहुंचता है और एफआईआर देखता है, एफआईआर देखने के बाद यदि उसे लगता है कि पुलिस द्वारा सही ढंग से विवेचना नहीं की गई है, अगर सही ढंग से विवेचना की जाती तो निश्चित रूप से जो अपराध कारित हुआ है वो साबित हो जाता, अपराधी पकड़े जाते। यानी कि पुलिस द्वारा सही से विवेचना नहीं की गई है, जो भी लिखा गया है वो गलत है। अगर कोर्ट में वह साबित कर लेता है कि पुलिस द्वारा सही से विवेचना नहीं की गई है, अगर सही से विवेचना की जाती तो अपराध कारित हुआ है और यह साबित हो जाता। तब न्यायालय को यदि लगता है कि जो एफआईआर कर्ता द्वारा कहा जा रहा है वो सही है, अगर पुलिस द्वारा विवेचना सही ढंग से की जाएगी तो अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे, तो न्यायालय उसकी याचिका पर पुनः विवेचना का आदेश कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये कि यदि एफआईआर करता ये कहता है कि जो भी फैक्ट है, जो भी एविडेंस है हमारे पास उपलब्ध है और हम ये साबित कर सकते हैं कि अपराध हुआ है, ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा ये माना जाता है कि विवेचना की आवश्यकता नहीं है, एफआईआर कर्ता स्वयं साबित करने के लिए सक्षम है, तो वो एज ए कंप्लेंट ऐसे मामले को ट्रीट करती है।
तब 200 का बयान, 202 का सीआरपीसी का बयान इत्यादि होता है, और जैसे एक कंप्लेंट की प्रोसीडिंग होती है उस प्रोसीडिंग से कार्रवाई होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं थी, यानी कि यदि एफआईआर करता ये कहता है कि विवेचना सही ढंग से नहीं हुई है, और अगर विवेचना सही ढंग से होती तो अपराधी जरूर पकड़े जाते हैं। यानी ऐसा गंभीर संज्ञेय अपराध जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि घटना हुई है, श्योर हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा गंभीरता से इसकी विवेचना नहीं की गई है, तब न्यायालय द्वारा, और न्यायालय को भी ये लगना चाहिए, अगर न्यायालय को ये लगता है कि आपकी बात सही है और अगर विवेचना पुलिस द्वारा सही ढंग से की जाए तो अपराधी पकड़े जा सकते हैं, तो वो पुनः विवेचना का आदेश कर देगी। लेकिन अगर न्यायालय को ये लगता है कि आपके पास सारे सबूत हैं, आप साबित करने के लिए सक्षम हैं, तो एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेगी, परिवाद में कन्वर्ट कर देगी, और आप जो है तब आप अपने एविडेंस दाखिल करेंगे और साबित करेंगे कि घटना हुई है। उसके बाद भी यदि आप साबित नहीं कर पाते हैं तो अंडर सेक्शन 203 में उसे खारिज कर दिया जाएगा। अब ये तो हो गई प्रोटेस्ट की बात। अब प्रोटेस्ट में एक चीज और जान लीजिए, कुछ भाइयों का ये भी प्रश्न था कि प्रोटेस्ट पिटीशन लिखी कैसे जाती है, तो इसका कोई बहुत बड़ा प्रारूप नहीं है। जैसे आम एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं वैसे ही ये एप्लीकेशन भी लिखी जाती है। ऊपर न्यायालय का नाम लिखते हैं, नाम बनाम यानी अनुवाद लिखते हैं, अपराध संख्या, धारा, थाना, जनपद। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखना चाहें तो पैराग्राफ वाइज लिखें, और अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो पॉइंट वाइज अपनी बात को लिखें, जिसमें आप अपने सारे तथ्यों को लिखिए कि पुलिस ने जो विवेचना की है किस प्रकार से की, और कैसे आप ये साबित कर सकते हैं कि उसने विवेचना नहीं की है, सही से गंभीरता से विवेचना नहीं की है, या हमारे पास ये एविडेंस है, उनके बारे में आपको लिखना है। एक एफिडेविट भी उसके साथ दे दीजिए और पिटीशन, सामान्य सी पिटीशन फाइल कर दीजिए। अब इसमें दो चीजें आपकी सॉल्व हो गई, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला कि एफआर लगाने के बाद क्या नोटिस आती है, तो नोटिस आती है, और दूसरा कि प्रोटेस्ट किस आधार पे हमें करना है। अब तीसरा ये भी हमने आपको बता दिया कि प्रोटेस्ट पिटीशन कैसे लिखी जाती है। अब इसके बाद बात आती है कि यदि मान लीजिए एफआर लगाने के बाद आपको लगता है कि नहीं, एफआर को हम स्वीकार कर लेते हैं, अब हमें मुकदमा नहीं लड़ना है, तो आपको एक रीजन, सफिशिएंट ग्राउंड देना पड़ेगा कि हम एफआर को क्यों स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी एक तो प्रोटेस्ट होगी बात, दूसरी बात हुई एक्सेप्ट की। तो आप उसके लिए भी एक सामान्य से एप्लीकेशन लिखेंगे और उसमें आप अपने तथ्य को बताएंगे कि हम वृद्ध हैं, बीमार रहते हैं, आने जाने में असमर्थ हैं, मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं, या भी जो भी रीजन है आपका वो रीजन आप दीजिए, और देने के बाद आप उस एफआर को एक्सेप्ट कर लेंगे। जब आप एफआर एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो मुकदमा उसी जगह पे क्लोज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में नोटिस आपको जाएगी। पहले एफआर जब संबंधित थाने की पुलिस न्यायालय में दाखिल करती है तो न्यायालय द्वारा एक नोटिस जरूर भेजी जाती है, वो नोटिस आपको जरूर मिलेगी, और उस नोटिस के मिलने के बाद ही एफआर को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी जो हमारे नए अधिवक्ता साथी हैं जिन्होंने अभी अभी विधि व्यवसाय में कदम रखा है और जिनका ये प्रश्न था। तो हमें लगता है कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन किस प्रकार तैयार की जाती है और किन तथ्यों के आधार पे क्या होता है, क्या प्रक्रिया होती है, इसमें पुनर्विवेचना कैसे होती है या परिवाद के रूप में कैसे दर्ज होता है। तो यही थी छोटी सी जानकारी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।